दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में इसके आने की बहुत संभावना है। मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराऊंगा वो सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो करा रखा है जिसमें मैंने 15 प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कराया था। उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि विद्युत फ्यूज होता क्या है। देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है वह सीसा और टीन का बना हुआ क्या होता है, मिश्र धातु होता है। टीन का हो जाता है स्टैनम और प्लम्बम हो जाता है आपका सीसा का संकेत। ठीक है, तो एसएन और पीबी का बना हुआ एक मिश्र धातु होता है आपका विद्युत फ्यूज, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि लघु पतन से सुरक्षा मिल पाए। लघु पतन क्या है, मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कराया है। पहला प्रश्न वही था, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह गल जाता है। ठीक है, क्यों गल जाता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत फ्यूज की अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, और जब गलनांक पूछेगा तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है? कम होता है। जैसे ही विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, विद्युत फ्यूज गल जाएगा और गलने के कारण क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा और परिपथ टूटने के बाद क्या होगा, आगे जो भी उपकरण लगे हुए हैं वह जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली प्रश्न पूछा गया था विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सा प्रभाव? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो देखिए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। देखिए, अवतल दर्पण का कैरेक्टर क्या होता है कि किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाए, ठीक है, वह कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपली एक इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो देखिए, किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से गाड़ी के हेडलाइटों की बात करें, हेडलाइट जो होता है उसमें भी कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ENT यानी कि आँख, नाक और कान के जो डॉक्टर होते हैं वह भी किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो मैंने 3 यहाँ पर बताया, तीनों का तीनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों को डिस्कस कराया था। ओम्स लॉ में क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। मैंने बताया था कैसे आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। इधर क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए कि I को आप बराबर के अपोजिट साइड लाते हैं तो V के अपॉन में आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा इज इक्वल टू R। और R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो किसी भी प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है वह क्या हो जाता है? V अपॉन आई हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि विभवांतर या विभव, तो आपका क्या हो जाता? IR। और यदि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ लेता तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता? I को इधर ही रहने देते और R को उधर ले जाते, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता? V अपॉन R। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो। ठीक है, और उसमें सोख हो गया, सोख लेने वाला। देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, शोषी मतलब सोखना। ठीक है, तो जो सोख ले यानी कि जो ऊष्मा का उत्सर्जन ना करे वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे वह क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो देखिए, जिस भी पदार्थ का रेसिस्टिविटी कम होगा, ठीक है, वह क्या करेगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैक्सिमम क्या करेगा? प्रवाहित होने देगा अपने से होकर के। ठीक है, तो अगर पूछ रहे हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो याद रखिएगा चांदी।
क्या है, चांदी, जिसका संकेत होता है Ag यानी कि अर्जेंटम, ठीक है, लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। दूसरे स्थान पर आता है कॉपर, ठीक है, जिसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम यानी कि तांबा। तो ये दो कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। या तो आपसे पूछ लेगा सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पूछता है तो आप चांदी टिक आउट करेंगे, संकेत देख लीजिएगा Ag रहेगा। और यदि दूसरा स्थान पर पूछता है कि दूसरा सब सर्वोत्तम चालक कौन है, तो याद रखिएगा कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, उदग्र का मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा, ठीक है, और एक आता है क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ। तो देखिए, क्षैतिज अगर पूछ ले तो क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, ठीक है। और जो सीधा खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में यह पूछा गया है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो उदग्र मतलब ये खड़ा वाला, ठीक है, जो भी खड़ा लाइन्स है उनको हम क्या कहेंगे, उदग्र कहेंगे। तो उदग्र स्तंभ को कहा जाता है वर्ग, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी जो है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। और आवर्त की संख्या पूछती है तो देखिए, आवर्तों को मैंने यहाँ पर काउंट करके रखा है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट है, पीतल किस किस पदार्थों का मिश्रण है। तो देखिए, मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है पीतल किस पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, पिताजी। क्या ट्रिक है, पिताजी। पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा और ज फॉर यानी जी फॉर जस्ता। तो पीतल जो है वह किसका किसका मिश्र धातु है या मिश्रण है, तो याद रखिएगा तांबा का, ठीक है, और जस्ता का। हो सकता है जस्ता की जगह पर आपका जिंक रह जाए, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, तांबा या जिंक। इसका संकेत क्या होता है, संकेत होता है इसका Zn, और तांबा का क्या होता है, Cu। तो आपका Cu भी रह सकता है और Zn भी रह सकता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है या मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। ट्रिक मैंने बता दिया, पिताजी से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय। देखिए, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ सारा एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्न्याशय जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय के अंदर एक सेल पाया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसका नाम लैंगरहैंस की द्वीपिका इसलिए पड़ा क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले देखा था। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, 2 प्रकार के सेल से बना होता है। एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है, यानी कि एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल से बना होता है। तो यह जो बीटा सेल है इससे स्रावित होता है इंसुलिन। क्या स्रावित होता है, इंसुलिन, ठीक है। और यही जो इंसुलिन है यह क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। किसका, इंसुलिन का अगर स्राव कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, चीनी रोग हो जाएगा। और चीनी रोग को साइंस के क्षेत्र में हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। क्या, मधुमेह बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह रोग होता है। और पूछिएगा मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय के लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं के बीटा सेल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो देखिए, विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट लेता है। कौन सा करंट लेता है, इलेक्ट्रिक करंट लेगा तब चलेगा। और इलेक्ट्रिक करंट लेकर के चलने के बाद यह कौन सा एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। यानी कि यह विद्युत ऊर्जा से कौन से ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और चलने के बाद इससे यांत्रिक ऊर्जा देता है। कौन सा ऊर्जा देता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा, मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बैटरी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बैटरी में होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सब याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ किस प्रकार की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसको आप दैनिक जीवन से लेकर के चलेंगे तो आप इजीली याद रख पाएंगे। अगला है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ठीक है। क्या होता है,
ओम होता है और इसको इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से। किससे इंडिकेट किया जाता है? ओमेगा से, ठीक है। और ओमेगा का साइन कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, याद रहेगा। तो प्रतिरोध कैसे है, मात्रा क्या होता है? ओम होता है। या तो आपके ऑप्शन में ये रह सकता है या तो आपको ऑप्शन में ये रह सकता है, ठीक। इसी तरीके से प्रतिरोध का पूछ लिया, इसी तरीके से विद्युत धारा का पूछ लेगा तो विद्युत धारा का एम्पियर याद रखिएगा, ठीक है। आवेश का कूलम्ब होता है, विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है, विभवांतर का भी वोल्ट होता है। व्यावसायिक ऊर्जा का क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। डायरेक्ट अगर ऊर्जा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऊष्मा पूछ ले जूल हो जाएगा। कार्य पूछ ले जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऐसा ही मात्रक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए केमिस्ट्री का कार्बनिक कंपाउंड है, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इससे पहले आपको याद रखना है एल्केन का, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, ठीक है। ये तीनों का फार्मूला आपसे पूछा जाता है। तो एल्केन का क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n, ठीक है, +2, ठीक है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n और अल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n -2, ठीक है। क्या हो जाएगा? CnH2n -2। जहाँ पर C तो कार्बन की संख्या दिखा रहा है और H हाइड्रोजन दिखा, N क्या दिखाता है? परमाणुओं की कुल संख्या को दिखाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n +2, एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n और अल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n -2। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपका फार्मूला निकाल सकते हैं, मीथेन का, इथेन का, मिथाइन, इथाइन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का कार्बनिक कंपाउंड से हम लोग जो केमिकल फार्मूला बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको यदि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? ठीक है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे में जो एग्जामिनेशन हुआ था ग्रुप डी और ALP का, उसमें बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा चाकू से काटा जा सकता है किसको? सोडियम को, ठीक है, पोटेशियम को और लिथियम को। ये तीन याद रखिएगा। तीन ऐसे पदार्थ हैं जिसको किससे, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मैंने खुद ALP का पेपर दिया था तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें था कि निम्न में से किसे चाकू को नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है और एक ऑप्शन दिया हुआ था एल्यूमिनियम, ठीक है, लास्ट में। तो एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता, बाद में कि ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है पौधे में जल तथा खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए तो पौधे में संवहन के लिए दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है जाइलम, ठीक है, और एक आपका होता है फ्लोएम, ठीक है। दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। जाइलम जो होता है वह आपका लिक्विड, जितने भी चीज़ होते हैं लिक्विड सब्सटेंस जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कराता है। फ्लोएम जो होता है वह सॉलिड चीज़ों का क्या कराता है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो जितने भी घुलित और खनिज लवण होते हैं उसका परिवहन कौन कराएगा? जाइलम कराएगा। और फूड पदार्थों का यानी कि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पौधे में जल तथा खनिज का परिवहन कौन कराता है? तो जल तथा खनिज का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। जाइलम इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लोएम भी याद रखेगा। देखिए याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जौ से जाइलम, जौ से जल, ठीक है, लिक्विड फॉर्मेट। और एक फ से फ्लोएम, फ से फल। फल सॉलिड होता है, खाने के लिए यूज होता है, तो खाना का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम के द्वारा। और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। तो देखिए नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ मेल का और फीमेल का, ठीक है। तो मेल और फीमेल का क्या होता है? तो देखिए एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है यह मेल में पाया जाता है और एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? आपका फीमेल में पाया जाता है। एक चीज़ बताइए, क्या मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है? तो देखिए मेल में भी एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए ये फीमेल का स्ट्रक्चर मेल में नहीं दिखाता है, ठीक है। और मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन भी पाया जाता है लेकिन मात्रा कम होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक फीमेल में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों होंगे और एक मेल में भी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों होंगे, लेकिन मेल में
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि पुरुष लैंगिक लक्षण का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, मादा लैंगिक लक्षण का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो याद रहेगा नर का कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, और मादा का क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला है समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आपने जो अ, घर में जो यूज़ करते हैं हम लोग दर्पण, ठीक है, वह एक समतल दर्पण का ही उदाहरण है। तो समतल दर्पण का उदाहरण, हम उसमें जो चेहरा देखते हैं, क्या उस चेहरे को पर्दे पर उतार सकते हैं, कभी नहीं उतार सकते हैं। तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होता है उसे हम पर्दे पर भी नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने भी 15 प्रश्न को इंक्लूड किया था। ठीक है, 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।